हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोडायवर्सिटी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आर एस प्री की बायोडायवर्सिटी जैव विविधता वाले टॉपिक की 2 क्लास मैंने पहले ले रखी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास के माध्यम से इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे और अगली जो क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर की होगी, उसके माध्यम से हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखें। और देखने के बाद अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँ कि कई सारे टॉपिक्स जो की क्लासेस जो हमने ले रखी हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की तैयारी कर रहा है और उन क्लासेस को आप लोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको जो मैटर जो प्रस्तुत किया गया है वो एक अच्छा मैटर है, आपके आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपका बैकग्राउंड आर्ट से रहा हो, चाहे कॉमर्स से रहा हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रहा हो, लेकिन आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेज हैं वो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैव विविधता वाला टॉपिक है, तीसरी क्लास है। तो इसमें जैव विविधता संकट के प्रमुख कारण। अब जैव विविधता को आप जानते हो कि जैव विविधता का अर्थ होता है कि भाई पृथ्वी पर बहुत सारे तरह के पौधे और बहुत सारे तरह के जंतु। अब इनका ये जो पृथ्वी पर जंतु हैं, पौधे हैं, उनकी जनसंख्या में कमी होती जा रही है, इसका क्या कारण है? तो उसे हम बोलते हैं जो कमी को बोलेंगे जैव विविधता के संकट। और उनके कारण क्या है, इन पर हम विचार करते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक मतलब भूकंप के कारण जैव विविधता में कमी आ सकती है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जैव विविधता में कमी आ सकती है और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। मान लीजिए किसी जगह ज्वालामुखी फट गया, तो जहाँ उसके आसपास जो भी जंगल होगा, जो भी जंतु होंगे वो सब मर जाएंगे, क्योंकि लावा निकलता है, बहुत आग निकलती है उससे। भूकंप है, अर्थक्वेक हो गया। अब अर्थक्वेक हो गया तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पौधों के रूप में हो, चाहे वो जंतु के रूप में, वो सब दब के वैसे मर जाएंगे। तो भी जैव विविधता क्या हुई, कम हो जाएगी। अब देखिए जीवाश्मी ईंधन है, वो भूकंपीय परिणाम के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे थे दबे थे, वही तो लंबे हजारों वर्षों बाद क्या बने, जीवाश्मी ईंधन, पेट्रोल और डीजल बने। जलवायु परिवर्तन मतलब कि यदि किसी स्थान पर सूखा पड़ गया तो वहां पर पादप जातियां क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर पादप जातियां कम होंगी तो जंतु जातियां भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, जैव विविधता संकट होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि हिम युग के दौरान कई प्रजातियों का विलुप्त होना। यानी जब पृथ्वी पर हिम युग था तो उसके दौरान बहुत सारी प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करें मानव जनित कारण कि भाई मानव जनित कारण कौन से हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। देखो मानवों ने भी इस तरह के कारण उत्पन्न किए हैं जिससे जैव विविधता में क्या आई है, कमी आई है। पहला कारण है वनों की कटाई और शहरीकरण। देखिए शहरीकरण जैव विविधता में वर्तमान स्वरूप में एक मूल कारण बनता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि शहरों का स्वरूप जो है वो बढ़ता जा रहा है, मकान बनते जा रहे हैं और शहर जो है वो अपने आकार को बढ़ाते जा रहे हैं। शहर बढ़ेंगे तो वनों का क्या होगा, विनाश होगा। वनों का विनाश होगा तो परमानेंटली वहाँ पे जो जंतु जाति हैं उस वन में जो रह रही हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। और यदि वनों की कटाई होगी तो वहाँ पर जैव विविधता में क्या आएगी, कमी आएगी। प्रदूषण के कारण जैव विविधता में कमी आती है, अतिक्रमण के कारण जैव विविधता में कमी आती है और अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण भी जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती है। हम लगातार संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, जल जल संसाधन का उपयोग करते जा रहे हैं, तो जीव जो है उनको वो संसाधन नहीं मिल पाते, नए पौधे उग नहीं रहे हैं और हम वनों को लगातार काटते जा रहे हैं, तो भी जैव विविधता में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर जंगल नष्ट होगा तो उसमें रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोतों के नष्ट होने के कारण भी जैव विविधता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये प्रमुख क्या थे, मानव जनित कारण थे। वनों की कटाई, शहरीकरण, प्रदूषण, अतिक्रमण, अंधाधुंध अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोतों के नष्ट होने से जैव विविधता में क्या आई है, कमी आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन का स्वरूप क्या हो सकता है कि तापमान में वृद्धि हो जाए, वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो जाए, मतलब पहले जहाँ वर्षा होती थी वहाँ वर्षा ना हो, सूखा पड़े, हो जहाँ सूखा पड़े वहाँ पे बारिश होने लग जाए। और ग्लेशियर के पिघलने, यानी कि जो ध्रुवों की बर्फ है उसके पिघलने से जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जो तटीय किनारे हैं वो डूब जाएंगे, तो वहाँ भी जैव विविधता में कमी जाए, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव के कारण भी जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती है। हॉटस्पॉट क्या होता है, वे स्थान जहाँ पर जीव जंतुओं की जनसंख्या
और जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, उन स्थानों को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। पर्यावरणीय प्रदूषण, देखिए जल, वायु, मिट्टी के प्रदूषण के कारण जैव विविधता में क्या आएगी? कमी आएगी। जैविक खाद्य श्रृंखलाओं में रसायनों के प्रवेश से भी जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि रसायन जो है वो जंतुओं के शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनसे उनकी जनसंख्या में क्या होती है? कमी हो जाती है। जैसे डीडीटी के प्रभाव से गिद्धों की जनसंख्या में कमी हो गई, इसीलिए भारत सरकार ने डीडीटी पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। तो रसायनों के प्रभाव से जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उस नकारात्मक से उनकी जनसंख्या क्या हो जाती है? वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। अब हम बात करते हैं कि भाई जैव विविधता में कमी आ रही है, तो वे कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम जैव विविधता का क्या रख सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, अपनी प्रकृति की खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं, जंतु जातियों का संरक्षण कर सकते हैं, पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। तो उन्हें हम बोलेंगे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। ध्यान दीजिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उस पृथ्वी सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया कि भाई जैव विविधता को कितने तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि जैव विविधता को दो तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। एक है इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरा कौन सा हो गया? एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब स्व स्थानीय संरक्षण, यानी कि किसी भी पादप जाति और किसी भी जंतु जाति को जो जंतु जहां पर उपस्थित है और वो जो पौधा जिस स्थान पर उपस्थित है, उसी स्थान पर यदि हम उसे संरक्षित कर दें तो हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। अब उसका संरक्षित करने के तीन उपाय प्रमुखता से लिए गए। पहला कि भाई उस संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दो, या उस संपूर्ण क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दो, या उस संपूर्ण क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दो। तो हम उस स्थान पर पौधे की जाति, जंतु जाति का संरक्षण कर सकते हैं। यानी इन सिटू कंजर्वेशन स्व स्थानीय संरक्षण, प्राकृतिक आवास में प्रजातियों का संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काजीरंगा, रणथंभौर। रणथंभौर बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में मिलता है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे सरिस्का हुआ, ताल छापर हुआ। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में। बायोस्फीयर रिजर्व जैसे नंदा देवी हुआ, और सुंदरवन हुआ। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो एक तो ये तरीका था इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब कि उसी स्थान पर संरक्षण दे दो, चाहे वो पादप जाती है, चाहे वो जंतु जाती है। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या था कि भाई बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कुछ जातियां नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाती हैं, तो उनको उस स्थान में संरक्षित नहीं रख पाना पॉसिबल हो पा रहा, तो ऐसा कीजिए, आप उस स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर संरक्षित कर लीजिए, और उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन में प्राकृतिक आवास के बाहर प्रजातियों का संरक्षण, यानी जू बनाया जा सकता है, और जीन बैंक है, बीज बैंक है, जर्म प्लाज्म बैंक है, और आपके बॉटेनिकल गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है। बॉटेनिकल गार्डन हुआ या जूलॉजिकल गार्डन हुआ, जूलॉजिकल जूलॉजिकल गार्डन हुआ, तो वहां पर जंतु और पौधव जातियों का संरक्षण किया जा सकता है। तो उस इस प्रकार के संरक्षण को हम क्या बोलते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन, जो प्रमुखता से पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सुझाए गए। अब हम बात करें कि भाई तीसरे प्रकार का संरक्षण है समुदाय आधारित संरक्षण, मतलब कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए, जैव विविधता के बारे में बताएं कि भाई जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारी प्रकृति पे पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। जब प्रकृति पर पड़ेगा, पर्यावरण पर पड़ेगा, तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो स्थानीय लोग पेड़ पौधों को ना काटें, जंतुओं को नष्ट ना होने दें, तो उससे क्या होगा? समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा खेजड़ी के प्रजातियों का संरक्षण करना। देखिए नए बिश्नोई समाज में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या कर दी? न्यौछावर कर दिए। तो दुनिया में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। तो यह होता है समुदाय आधारित
जैव विविधता संरक्षण। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए भारत सरकार का भी ध्यान गया कि भाई जैव विविधता नष्ट हो रही है, तो क्यों ना जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए। तो अधिनियम आया, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002। अब क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जैव विविधता अधिनियम कब बना। 2002 में। कब बना? 2002 में जैव विविधता अधिनियम बना। और 22 मई को प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 आया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करना। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या काम करेगा? जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों पर कंट्रोल करेगा, नियमन करेगा कि भाई जैव विविधता नष्ट ना हो और जैव विविधता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करना। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, राज्य स्तर पर संरक्षण का क्या किया जा सकता है? प्रयास किया जा सकता है राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। तीसरा है स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति का विकास करना। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी के द्वारा ये एक समिति का निर्माण करना और सुनिश्चित करना कि भाई हम जैव विविधता का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना। राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाए गए हैं और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का संचालन किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख चुनौतियां। देखिए राजस्थान एक विषमता भरा राज्य है। यहाँ पर भी कुछ चुनौतियां हैं कि वह जैव विविधता संरक्षण क्यों नहीं इतना हो पाता, प्रजातियां संरक्षित क्यों नहीं हो पा रही। पहला कारण है मरुस्थलीकरण। देखिए थार क्षेत्र में पानी की कमी और भूमि उर्वरता में गिरावट के कारण न तो पेड़ पौधे हो पाएंगे। जब पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे तो उन पर निर्भर रहने वाले जंतु भी वहां पर नहीं रह पाएंगे। तो उसके कारण अब राजस्थान का अधिकतम क्षेत्र क्या है? रेगिस्तानी है। तो उसके कारण पेड़ पौधों की जातियां उतनी नहीं आ पाती, नहीं उग पाती, तो जैव विविधता भी इतनी विशिष्ट नहीं हो पाती। तो मरुस्थलीकरण के कारण राजस्थान में क्या है? जैव विविधता संरक्षण करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। दूसरा है वन्य जीवों का खतरा। अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से वन्य जीव, जो प्राकृतिक वन्य जीव है, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो ये भी एक चुनौती है राजस्थान में। नेक्स्ट है जलवायु संकट। राजस्थान में गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है, जिसके कारण प्रत्येक जीव के लिए यहाँ रहना क्या है? पॉसिबल नहीं हो पाता, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो। तो उसके कारण भी राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण नहीं हो पाता है। और चौथा है सरकारी योजनाओं की कमी, जागरूकता और संरक्षण योजनाओं में कमी। यानी गवर्नमेंट की भी जैव विविधता जो योजना है वो इतनी प्रभावशाली क्रियान्वित नहीं हो पाती जिससे जैव विविधता संरक्षण हो सके। और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार द्वारा संपूर्ण समुदाय में अभी तक वह जागरूकता उत्पन्न नहीं की गई है जिससे जैव विविधता संकट जो होगा उसके नकारात्मक प्रभाव को समझाया जा सके। अब हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भाई वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लेकर आए और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना 1986 में और वन अधिनियम आया 1980 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर योजना है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि वन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। कब आया? 1972 में। और देखिए अभी मैंने आपको बताया वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। और वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना है? 1986 में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत। अब हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में राज्य स्तरीय जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। जल संरक्षण अभियान, जैसे राजस्थान की बावड़ियों के रूप में जल को संरक्षित किया जाता है। पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा तो वहां पर पौधों की जातियां उगाई जा सकती हैं और कुछ जंतु जातियां भी वहां पर रहने लग जाएंगी जो उन पौधों पर क्या है? निर्भर है। तो राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड, जल संरक्षण अभियान,
और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, सरिस्का अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो राजस्थान में भी नेशनल पार्क हैं, राजस्थान में भी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो संरक्षित क्षेत्र के रूप में आते हैं। आगे हम बात करें समुदाय आधारित संरक्षण। देखिए बिश्नोई समाज राजस्थान में, मैंने आपको बताया था कि भाई अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो समुदाय आधारित संरक्षण जो है वो राजस्थान में प्रबलता से पाया जाता है। पारंपरिक जल स्रोतों जैसे बावड़ियों और तालाबों के संरक्षण से जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम, स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और स्कूलों और कॉलेजों में जैव विविधता के महत्व पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और यही कारण है कि बायोडायवर्सिटी के बारे में स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है और देखिए आरएस की परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जैव विविधता के बारे में समझें, हमारे लिए जैव विविधता कितनी इंपॉर्टेंट है उसके महत्व के बारे में समझें, इन सभी के बारे में हम समझें। तो शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है वृक्षारोपण और जल संरक्षण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, पारंपरिक जल स्रोतों से जल स्रोतों को पुनर्जीवित करके हम जैव विविधता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे प्रयास जो है वो राजस्थान में भी हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के कौन कौन से प्रयास हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है, इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में बाघों के संरक्षण का प्रमुख स्थल है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? सरिस्का बाघ बाघ अभ्यारण्य है अलवर में। कहाँ पर है ये? अलवर में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के रूप में जैव विविधता को क्या किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की जैव विविधता पार्क। राजस्थान में जैव विविधता पार्क बनाए गए हैं, जैसे जयपुर में जैव विविधता पार्क है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। बायोडायवर्सिटी रिजर्व खेजड़ी के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी रिजर्व बनाए गए हैं। वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में 1972, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 उसको लागू किया गया है। और राजस्थान का मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम, यानी मरुस्थलीकरण को रोकने का जो कार्यक्रम है राजस्थान सरकार द्वारा वो चलाया जा रहा है। तो मरुस्थल रुकेंगे तो जैव विविधता में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय समुदायों की भूमिका। इसमें बिश्नोई समुदाय का जो है वो बहुत योगदान है और खेजड़ी वृक्षों की रक्षा और काले हिरण की रक्षा जो है बिश्नोई समुदाय द्वारा राजस्थान में की जाती है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता संकट से निपटने के और क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए जैव विविधता संकट से निपटने के लिए सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी चाहिए हमें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब उसमें फसल चक्रण होना चाहिए और जैविक खेती पर हमें ध्यान देना चाहिए। रसायन आधारित खेती हमें नहीं करनी चाहिए। फसल चक्रण से अर्थ ये होता है कि एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए, बदलती हुई फसलें हमें खेतों में उगानी चाहिए। पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित जीवित करना चाहिए, यानी पुराने समय में जो हमारी कृषि पद्धतियां थी उनको हमें दोबारा से संचालित करना होगा, जिससे क्या होगा कि हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर पाएंगे और जैव विविधता की भी क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा है संरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता हॉटस्पॉट की हमें पहचान करनी है कि भाई राजस्थान में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं, वहां पर संरक्षण किया जाना चाहिए। आर्द्र भूमि, घास भूमि और जल स्रोतों की पुनर्स्थापना हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम जैव विविधता को क्या कर सकें? संरक्षित कर सकें। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए नीतियां बनाई हैं, जैसे जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया है। रामसर संधि, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है विशेष स्थलों को, जैसे केवलादेव घना पक्षी विहार हुआ और दूसरा आपका जैसे सामर झील हुई, तो उनको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। शिक्षा और जागरूकता के बारे में, शिक्षा जैव विविधता के महत्व पर जन जागरूकता को फैलाने से लोगों में जागृति आई है और जैव विविधता संरक्षण में क्या हुआ है? लोगों का ध्यान आया है। स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना। अब स्थानीय समुदाय संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो वो जैव विविधता का महत्व समझेंगे, जीव जंतुओं को नहीं मारेंगे, पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करेंगे। तो वो ये लगातार राजस्थान में प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण संधियां कौन सी हैं। तो पहली संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में और ये हुआ था जापान के क्योटो शहर में। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में हुआ। ये जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, लगातार क्वेश्चन ये आते रहते हैं, तो आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में आया और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के से संबंधित है। अब ओजोन परत की रक्षा से रक्षा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो जैव विविधता संरक्षित रहेगी। नेक्स्ट है रामसर संधि। देखिए रामसर संधि जो है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। और जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ? 1992 में रियो में आयोजित हुआ था, और जिसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं। इसमें किस रूप में जानते हैं? पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं जैव विविधता सम्मेलन को। तो ये जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? ब्राजील में 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, और ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव विविधता से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय पहल कौन कौन सी हैं। जैव विविधता से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल है एजेंडा 21। एजेंडा 21 में कहा गया है कि सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। सतत विकास का अर्थ होता है कि भाई कोई भी देश ऐसा विकास करे जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, और वह औद्योगिक रूप से विकास करे, आर्थिक रूप से भी विकास करे, और उस सेवा क्षेत्र में भी विकास करे, सभी क्षेत्रों में विकास करे, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो उसे हम बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास में एजेंडा 21 में प्रमुख 21 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है तो इन 21 बिंदुओं को ध्यान में रखकर वह अपने सतत विकास के माध्यम से तरक्की कर सकता है, जैसे जैव विविधता को भी कोई खतरा नहीं होगा, पर्यावरण को भी कोई खतरा नहीं होगा। यूएनएफसीसीसी कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनएफसीसी कार्यक्रम क्या है? चलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस समझौता। पेरिस समझौता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पेरिस समझौता किया गया। और चौथा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया? 1987 में। ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव विविधता से जुड़े प्रमुख संगठन और संधियां। जैसे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं। ये जस्ट मैंने आपको अभी चर्चा की थी, पृथ्वी सम्मेलन। रामसर साइट जो है वो इनको 1971 में दुनिया की बहुत सारी ऐसे स्थल जो पानी के किनारे पर हैं और आर्द्र भूमि के रूप में है, और जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, उनको रामसर साइट घोषित किया गया है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। भारत में रामसर साइट कौन कौन सी हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार है राजस्थान में, सांबर झील है, ये रामसर साइट के रूप में क्या है? संरक्षित है। अब हम बात करते हैं आईयूसीएन। आईयूसीएन आईयूसीएन जो है वो जैव विविधता जिसको यदि खतरा होता है तो जीव जंतुओं की, पौधों की क्या है, आंकड़ा जारी करता है, जैसे रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तिका। तो उनकी रेड रेड लिस्ट जारी करता है। राजस्थान में लुप्त पाई जाती है कौन कौन सी है? गौड़ावन और काला हिरण जो है वो राजस्थान में लुप्त पाई जाती हैं। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी, सुंदरवन और पचमढ़ी, इन बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से भी क्या किया जाता है? जैव विविधताओं का संरक्षण किया जा रहा है। अब हम बात करें राजस्थान में जैव विविधता से संबंधित प्रमुख परियोजना कौन कौन सी चल रही हैं। पहली परियोजना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, यानी गौड़ावन संरक्षण के लिए ये चलाई जा रही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। थार मरुस्थल विकास कार्यक्रम मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। अरावली पुनर्विकास परियोजना जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान में अरावली पुनर्विकास परियोजना को संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जैव विविधता संरक्षण के क्या लाभ होंगे। देखिए सबसे पहले बात करें पर्यावरणीय लाभ के बारे में, तो जैव विविधता संरक्षण से इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा तो प्रकृति का जो संतुलन है, कार्य करने की जो प्रणाली है वो बनी रहेगी। उससे भूकंप जैसे प्राकृतिक विनाश की जो घटनाएं वो नहीं होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। तो CO2 को तो पौधे क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे, और प्रकृति पर सबसे ज्यादा क्या आएगी? फिर बाहर ऑक्सीजन आएगी। तो ये जैव विविधता का पर्यावरणीय लाभ है। नेक्स्ट है आर्थिक लाभ क्या होगा? औषधीय पौधे और वनों की उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। औषधीय पौधे होंगे तो हम औषधियाँ निकाल सकते हैं, बीमारी है तो उसका इलाज कर सकते हैं, और वन के उत्पाद जो है वो हम आसानी से ले सकते हैं। राजस्थान में खनिज एवं वन उत्पादों का उचित प्रयोग किया जा रहा है आर्थिक लाभ के रूप में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ के बारे में बात करें तो आदिवासी और ग्रामीण समुदाय द्वारा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर पेड़ पौधों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है।
हमारे देश में पीपल का वृक्ष हुआ, बरगद का वृक्ष हुआ, उनको पूजा जाता है, तुलसी का वृक्ष हुआ, उनको पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है। वनों के संरक्षण करने की आदिकाल से क्या रही है, परंपरा रही है। स्थानीय समाज का पारिस्थितिक संरक्षण में क्या आ जाता है, योगदान आ जाता है कि जब वो पेड़ पौधों को, जंगलों को और आसपास की जो जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, तो वह पारिस्थितिक तंत्र में, इकोलॉजी के संरक्षण में भी क्या करते हैं, अपना सहयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट। देखिए भारत में प्रमुखता से तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वर्तमान में तो देखो 4 हो गए हैं। वैसे अगर एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 हॉटस्पॉट हैं भारत में। पहला है पूर्वी हिमालय। पहला कौन सा है, पूर्वी हिमालय। यह उच्च पर्वतीय जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हिमालयी याक और लाल पांडा मिलता है। दूसरा है पश्चिमी घाट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पर हाथी, टाइगर, दुर्लभ पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और तीसरा है सुंदरबन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर टाइगर जो है वो पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। चौथा है इंडो बर्मा लंका क्षेत्र, और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ध्यान देना, वैसे तो हॉटस्पॉट जो है वो 4 हो गए, लेकिन एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर देना है, 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आरएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। रामसर साइट राजस्थान में, प्रमुख रामसर साइट कौन कौन सी, सांबर जिला और केवलादेव घना पक्षी विहार। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब बना, 2003 में। और अधिनियम कब आया, 2002 में। कब आया अधिनियम, 2002 में। और राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। चलिए निष्कर्ष के रूप में हम बात करते हैं, जैव विविधता न केवल मानव जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या है, आधार है। राजस्थान की अद्वितीय जैव विविधता राज्य की पारिस्थितिकी और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के प्रयासों से जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी हम लगातार सतत प्रयास करें या और एक दूसरे का सहयोग करें, जागरूकता फैलाएं, और हम संवेदनशीलता से पारिस्थितिक तंत्र को संभालें और सतत विकास की तरफ ध्यान दें, तो हम जैव विविधता का गहरा संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने बायोडाइवर्सिटी वाला पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं, और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे की जो क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर की होगी, उसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं और हम उनका आंसर कैसे दे सकते हैं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।